हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं अभ्यास प्रश्न पत्र। विषय रहेगा सामाजिक विज्ञान, कक्षा 7th। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पेपर रहने वाला है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें कवर किए गए हैं, सो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। और इसके अलावा बाकी सभी सब्जेक्ट के जो पेपर हैं वो आपको प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा, तो वहाँ से सभी सब्जेक्ट के पेपर आप देख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो और अच्छा स्कोर कर सकते हो फाइनल एग्जाम में। सो देखिए, समय रहेगा आपका 2.5 घंटे और अधिकतम अंक रहेंगे 60। सबसे पहले यहाँ पे सामान्य निर्देश दिए गए हैं, तो इनको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। इस वीडियो में हम इसको हिंदी मीडियम में जो है सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इंग्लिश मीडियम में इसको करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये आप रीड कर लेंगे, सामान्य निर्देश दिए गए हैं। उसके बाद खंड क दिया गया है बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें 1 से 15 तक वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। तो आइए देखते हैं। भारत में मध्याह्न भोजन योजना सबसे पहले किस राज्य में शुरू की गई थी? तो सबसे पहले ये तमिलनाडु में शुरू की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 विशेष रूप से किस पर रोक लगाता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 जो है वो धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। नेक्स्ट देखिए, मान लीजिए आपके पास 96 विधानसभा सीटें हैं, तो बहुमत पाने के लिए किसी राजनीतिक दल को विधानसभा में कितनी सीटें जीतने की जरूरत है? तो आंसर क्या रहेगा? 49। नेक्स्ट देखिए, क्योंकि देखिए 96 है तो 96 से हाफ से ज़्यादा, चाहे एक सीट भी ज़्यादा हो, उतनी सीट तो जो है चाहिए ही चाहिएगी। और इसमें ऑप्शन हमारे पास उससे ज़्यादा का कितना है? 49 का। तो आंसर हमारा इसलिए 49 रहेगा। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट देखिए, वनस्पति एवं प्राणी जगत मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो वनस्पति और प्राणी जगत मिलकर जैव मंडल का निर्माण करते हैं। 6 है, वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन, जो कि जो है 21% क्या होती है? ऑक्सीजन, और 78% क्या होती है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हरे पौधे अपना भोजन बनाने के लिए गैस का उपयोग करते हैं। तो हरे पौधे अपना भोजन बनाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग करते हैं। भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम बताइए जो 2004 में सुनामी के कारण पूरी तरह से डूब गया था। तो ऐसा जो है दक्षिणी बिंदु जो 2004 में सुनामी के कारण डूब गया था, वो कौन सा रहेगा? इंदिरा पॉइंट रहेगा। ठीक है, कौन सा रहेगा? इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट है, लोधी वंश ने भारत में कब तक शासन किया? लोधी वंश ने भारत में 1526 तक शासन किया था। बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में सूर्यवंश का शासनकाल क्या था? तो सूर्यवंश का शासनकाल 1540 से लेकर 1555 तक रहा। नेक्स्ट, अकबरनामा में अकबर के शासनकाल का इतिहास किसने लिखा था? तो अकबरनामा में अकबर के शासनकाल का इतिहास जो है वो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 12, दी गई जानकारी के आधार पर व्यक्ति की पहचान करनी है। वे बनारस यानी वाराणसी शहर से थे। ठीक है, उनके विचारों की जानकारी उनकी सखियों और पदों के विशाल संग्रह से मिलती है। वे निराकार सर्वोच्च ईश्वर में विश्वास करते थे। तो ऐसे जो है कौन थे? तो वो कबीर थे। कबीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 12th है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जंतर मंतर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो जंतर मंतर का निर्माण जो है वो सवाई जयसिंह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है वो 1761 में हुई थी। कब हुई थी? 1761 में हुई थी। नेक्स्ट है, खंड ख दिया गया है। इसमें आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं। तो देखिए, साप्ताहिक बाजार मॉल से किस प्रकार भिन्न है? तो साप्ताहिक बाजार जो है जैसे रविवार बाजार इस तरह से लगता है ना, तो वो जो हम मॉल में जाते हैं उन दोनों में क्या अंतर रहेगा? तो आंसर रहेगा, साप्ताहिक बाजार जो होता है सप्ताह में किसी निश्चित दिन लगता है। लोग दिन में दुकान लगाते हैं और शाम को समेट लेते हैं। ठीक है, सप्ताह में किसी निश्चित दिन लगता है ये, और लोग दिन में तो दुकान लगाएंगे, शाम को जो सारा सामान अपना समेट कर ले जाते हैं। लेकिन मॉल में ऐसा नहीं होता। मॉल में आपने सब अच्छे मॉल भी विजिट किया होगा, तो यहाँ पर एक से अधिक दुकानें एक साथ होती हैं, और यहाँ वातानुकूलित यानी जो एयर कंडीशन दुकानें होती हैं अलग अलग मंजिलों पर होती हैं। तो आपने मॉल और साप्ताहिक बाजार दोनों ही ज़रूर विजिट किए हैं, तो आप आराम से जो है अंतर लिख सकते हो। नेक्स्ट है, साप्ताहिक बाजारों में चीज़ें सस्ती क्यों मिलती हैं?
तो साप्ताहिक बाज़ारों में चीज़ें सस्ती क्यों होती हैं? क्योंकि उन्हें कोई दुकान का किराया नहीं देना पड़ता, इसलिए वो जो है चीज़ों को थोड़ा सस्ता करके चलते हैं। और काम करने वाले जो, जैसे मॉल में तो अलग-अलग लोग काम करने वाले होते हैं, लेकिन साप्ताहिक बाज़ार में इस तरह से काम करने वाले नहीं होते, तो उनको तनख्वाह भी नहीं देनी पड़ती, एसी का बिल नहीं देना पड़ता। तो इस तरह से जो है चीज़ों को मिला के ओवरऑल क्या होता है कि साप्ताहिक बाज़ारों में चीज़ें सस्ती मिलती हैं। नेक्स्ट है, बिना बाजार गए खरीद बिक्री कैसे होती है? तो अगर आप मार्केट नहीं जाओगे तो आप चीज़ खरीदना चाहते हो तो कैसे खरीदोगे? सभी बच्चे जानते हैं ऑनलाइन शॉपिंग होती है, तो हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं इंटरनेट द्वारा या फ़ोन पर ऑर्डर करके। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, भूमंडलीय तापन क्या है? तो भूमंडलीय तापन क्या है ये आपको बताना है। तो भूमंडलीय तापन है कारखानों एवं धुएं से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है और तब ऊष्मा द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। ठीक है, ऊष्मा द्वारा क्या होता है? पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। नेक्स्ट देखिए, इसको कहते हैं हम भूमंडलीय तापन। नेक्स्ट है, स्थायी पवनें और मौसमी पवनों में क्या अंतर है? तो स्थायी पवनें और मौसमी पवनें क्या हैं? स्थायी पवनें क्या होती हैं? स्थायी पवनें वर्ष भर निश्चित दिशा में चलने वाली पवनें हैं। स्थायी पवनें क्या हैं? वर्ष भर निश्चित दिशा में चलने वाली पवनें स्थायी पवनें कहलाती हैं। जबकि मौसमी पवनें, ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा जो है वो बदलती हैं। क्लियर? तो ये क्या कहलाती हैं? मौसमी पवनें कहलाती हैं। नेक्स्ट देखेंगे, मुगल कौन थे? ठीक है, तो मुगल कौन थे? मुगल दो महान शासकों के वंशज थे। माता की ओर से मंगोल शासक चंगेज खान और पिता की ओर से तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। तो ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, खंड ग दिया गया है, लघु उत्तरीय प्रकार के प्रश्न रहेंगे और 3-3 नंबर के ये प्रश्न हैं। तो देखिए, मानवीय पर्यावरण क्या है? मानवीय पर्यावरण के कोई 2 उदाहरण दीजिए। तो मानवीय पर्यावरण क्या है? आंसर करेंगे, मनुष्य द्वारा अपने उपयोग और आवश्यकताओं के अनुसार, यानी हमें किस तरह से अपने चारों तरफ बदलाव चाहिए उसके अनुसार हम अपना पर्यावरण चेंज कर लेते हैं, अपनी आवश्यकता के अनुसार हम उसमें जो है बदलाव कर लेते हैं। तो मनुष्य द्वारा अपने उपयोग और आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तित या निर्मित पर्यावरण मानवीय पर्यावरण कहलाता है। 2 उदाहरण रहेंगे, शहर और नगर। ठीक है, और सेकंड है परिवहन प्रणाली, जैसे रेलवे, सड़कें, ये हम अपने अपने अकॉर्डिंग जो है बनाते हैं, तो ये क्या है? मानवीय पर्यावरण है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के अनुसार पर्यावरण को किस प्रकार परिवर्तित करता है? तो मनुष्य जो है अपनी आवश्यकता के अनुसार, देखिए इसमें आप कोई भी 2 एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, 3 लिख दीजिएगा, पूरा आंसर करना जरूरी नहीं है, ये केवल आपको बहुत अच्छे से समझाने के लिए यहाँ पे इतना लिखा गया है। तो मनुष्य अपनी आवश्यकता के अनुसार पर्यावरण को निम्न प्रकार से परिवर्तित करता है। जैसे कृषि के लिए भूमि उपयोग, अब मनुष्य को अगर कृषि करनी है तो वो अगर जंगलों में रहता है तो क्या करेगा? जंगलों को काट कर खेती के लिए उपयोग कर लेगा। शहरीकरण है, शहर, भवन, सड़कें, उद्योग बनाता है। जल संसाधनों का उपयोग करता है, जैसे बांध बनाता है, बांध बनाकर बिजली उत्पादन करता है। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, जैसे खनिज, कोयला और पेट्रोलियम निकालता है। नंबर 5 है परिवहन का विकास, सड़कों, रेल और हवाई अड्डों का निर्माण करता है। तो ये जो है 5 हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य में जमींदारों की भूमिका का उल्लेख कीजिए। तो मुगल साम्राज्य में जमींदारों की भूमिका का उल्लेख क्या रहेगा? जमींदार जो है किसानों से क्या इकट्ठा करते थे? राजस्व लेकर क्या करते थे? राज्य को देते थे। उस समय वे बहुत शक्तिशाली थे। शोषण होने पर विद्रोह भी कर देते थे, यानी क्योंकि जो राजा था उस टाइम पे, उनको उनकी ज़रूरत होती थी कर वगैरह इकट्ठा करने के लिए, तो इसीलिए राजा को जमींदारों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता था। तो इसीलिए वो जो है शक्तिशाली, उनको एक तरह से पावर दी गई थी। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, भू राजस्व से प्राप्त होने वाली आय मुगल साम्राज्य के स्थायित्व के लिए कहाँ तक जरूरी था? तो भू राजस्व से जो आय उसे मिलती थी, तो उसका निर्माण वो कहाँ कहाँ करते थे? साम्राज्य विस्तार के लिए महत्वपूर्ण था, सैनिकों के लिए वेतन दिया जाता था और जन कल्याण के लिए उसका प्रयोग किया जाता था। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, पर्यावरण जो है क्वेश्चन नंबर 8 है, पर्यावरण क्या है? पर्यावरण के तीनों घटकों का वर्णन कीजिए। तो पर्यावरण क्या है? इसके 3 घटक आपको बताने हैं। किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले स्थान, वस्तु एवं प्रकृति को क्या कहा जाता है? प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। तो इसके 3 उदाहरण कौन से हो जाएंगे? जलमंडल, वायुमंडल और स्थलमंडल। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है दक्खन के भक्ति आंदोलन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो दक्खन के भक्ति आंदोलन की क्या क्या विशेषताएं थी? ठीक है, यहाँ से करेंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन है,
यहाँ पे आप देखिए ये जो है दीर्घ उत्तरीय प्रकार के प्रश्न रहेंगे, तो ये 5 नंबर का आपका यहाँ से ये प्रश्न रहेगा। दक्कन के भक्ति आंदोलन में क्या क्या विशेषताएं थी? ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, सखुबाई आदि प्रमुख संत हैं। सभी प्रकार के कर्मकांड, पवित्रता के ढोंग और जन्म आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध करते थे। संन्यास के विचार को भी उन्होंने ठुकरा दिया था। सेवा पर जो है बल और असली भक्ति, दूसरों के दुखों को बांटना, ये जो है उनके जो धर्म था उनकी प्रमुख विशेषताएं थी। नेक्स्ट देखेंगे, और में दिया गया है भक्ति मार्ग के रूप में सूफीवाद की मुख्य विशेषताओं का वर्णन आपको यहाँ से करना है। भक्ति मार्ग के रूप में सूफीवाद की मुख्य विशेषताएं क्या थी? देखिए आंसर क्या रहेगा। सबसे पहला है रहस्यवादी है। उसके बाद है धर्म के बाहरी आडंबरों को उन्होंने अस्वीकार किया। ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति और सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर बल दिया। धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विभेद, कर्मकांड और आचार संहिता को उन्होंने अस्वीकार किया। फिफ्थ है ईश्वर के साथ प्रेमी की तरह जुड़ना। ईश्वर के साथ प्रेमी की तरह जुड़ना, ये जो है उनकी विशेषताएं थी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया गया है खंड अड़ क्षमता आधारित प्रश्न है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। इस टीम की शुरुआत करने वाले और उन्हें खेल सिखाने वाले नूर खान ने बताया, बस इलाके में एक ही ग्राउंड है खेलने के लिए। मुंबई के लिए यह जगह बहुत कैसी है, भीड़ भाड़ वाली है। वही है हमारा छोटा सा मैदान, बच्चू खान प्ले ग्राउंड। ठीक है, तो प्ले ग्राउंड का नाम क्या है? बच्चू खान। मुस्तफ़ा खान नाम के एक आदमी हमारे यहाँ रहते थे, उनसे सब बहुत डरते थे, मगर बच्चे उन्हें बेहद चाहते थे, इसलिए उन्हें सब बच्चू खान कहने लगे। तभी जगह पर आज जैसा ग्राउंड नहीं था। यही मिट्टी के मैदान में वे बच्चों को खेल सिखाते। उन बच्चों में हम भी थे। बच्चू खान की लगन से ही हमारे यहाँ के कई लोग आज विदेशों की टीमों के साथ मैच खेलते हैं। हमने भी बच्चू खान की तरह अपने इलाके के बच्चों को तैयार किया है। आज हमारी टीम ने कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। कुछ खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार भी मिला है। तूर खान ने बताया कि पिछले कुछ सालों से हमने यहाँ लड़कियों की टीम भी तैयार की है। हमारी लड़कियाँ महाराष्ट्र के लिए भी खेलती हैं। सभी बहुत मेहनत करती हैं। हमारे लड़के लड़कियों अलग अलग तरह के परिवारों से आते हैं। तो आप इसको अच्छे से एक बार कंप्लीट इसको अच्छे से रीड कर लेंगे, समझ लेंगे, फिर क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। तो देखिए दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन है, उस खेल के मैदान का नाम बताइए जहां बच्चे खेला करते थे। उस खेल के मैदान का नाम क्या है? हमने यहाँ से किया था ना, बच्चू खान प्ले ग्राउंड। ये आंसर हो जाएगा, बच्चू खान प्ले ग्राउंड। सेकेंड है, बच्चों को खेलों का प्रशिक्षण जो है वो किसने दिया? तो बच्चों को खेलों का प्रशिक्षण किसने दिया? नूर खान ने। किसने दिया बच्चे? नूर खान ने। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, टीम के खिलाड़ियों की पृष्ठभूमि को स्पष्ट कीजिए। यानी टीम में जो खिलाड़ी थे उनकी पृष्ठभूमि क्या थी? आंसर रहेगा अलग अलग तरह के परिवारों के थे। कोई छोटे घर से तो कोई बड़े घर से था, कोई उर्दू मीडियम से तो कोई अंग्रेजी माध्यम से। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो एक राष्ट्र बना, तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया। संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात से अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है और लोगों को ने उसके खिलाफ किस तरह से संघर्ष किया। कई नेता इन लड़ाइयों का हिस्सा थे, जैसे डॉक्टर अंबेडकर। इसलिए नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिससे भारत के सभी लोगों को बराबर माना जाए। समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना गया है जो हम सभी को एक भारतीय के रूप में जोड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त हैं। अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अपराध की तरह देखा जाता है और इसे कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया है। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल आज़ाद हैं। नौकरियां सभी के लिए खुली हुई हैं। इन सब के अलावा संविधान ने सरकार पर यह विशेष जिम्मेदारी डाली कि वह गरीब और मुख्य धारा से अलग थलग पड़ गए समुदायों को इस समानता के अधिकार के फायदे दिलवाने के लिए विशेष कदम उठाए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जब भारत आज़ाद हुआ तो हमारे नेताओं को क्या चिंता थी? तो जब भारत आज़ाद हुआ तो हमारे नेताओं को जो भेदभाव है उसको खत्म करने की चिंता थी। तो समाज में फैले भेदभाव को कैसे दूर किया जाए, तो ये चिंता थी। नेक्स्ट देखिए, समानता शब्द से आप क्या समझते हैं? तो समानता क्या है? प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर। ये क्या है? ये समानता शब्द का मतलब है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में दी गई समानता के अधिकार को स्पष्ट कीजिए। तो भारतीय संविधान में जो समानता का अधिकार दिया गया है कि प्रत्येक नागरिक को अपनी पसंद का काम चुनने का अधिकार है, अस्पृश्यता की समाप्ति, शिक्षा तथा नौकरियों में समान अवसर। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 12 दिया गया है। इसमें भी आपको अच्छे से इस गद्यांश को रीड करना है
तो इसमें सारा भेदभाव के ऊपर दिया गया है कि जब लोग जो है पूर्वाग्रह रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते थे, अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं या किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते, एक ही कुएं या हैंडपंप से पानी नहीं लेने देते और दूसरों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप या गिलास में चाय नहीं पीने देते, तो इसका मतलब है कि आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको एक बार अच्छे से रीड कर लेंगे और फिर क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। तो पहला है 12.1, भेदभाव से आप क्या समझते हैं। भेदभाव क्या होता है बेटा? भेदभाव तब होता है जब लोग जो है पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर जो है व्यवहार करते हैं। ठीक है, आधार पर व्यवहार करते हैं। क्लियर, व्यवहार लिख लेंगे, उसको हम क्या कहते हैं? भेदभाव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, दोहरे भेदभाव का सामना किन लोगों को करना पड़ता है। तो दोहरा भेदभाव यानी एक तो जो जनजातीय लोग हैं, धार्मिक समूह के आधार पर भेदभाव करना पड़ता है, कुछ खास क्षेत्र के लोगों को दोहरा भेदभाव करना पड़ता है। यानी एक तो जो है हो सकता है कि वो जो शेड्यूल कास्ट हैं उनसे बिलोंग करते हों, एक तो उनसे उस तरह का भेदभाव किया जाता है। दूसरा, वे गरीब होते हैं तो भी उनके साथ भेदभाव किया जाता है। तो इस तरह का भेदभाव क्या है? दोहरा भेदभाव। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भेदभाव के 2 उदाहरण लिखिए। तो 2 उदाहरण देने हैं, जैसे उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं या किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते हैं, एक ही कुएं या हैंडपंप से पानी नहीं लेने देते हैं। तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित गद्यांश को आपको पढ़ना है। ठीक है, और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कई बड़े शहर और कस्बे स्थित हैं। इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एवं कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर ही स्थित हैं। इन शहरों तथा यहाँ स्थित उद्योगों का गंदा पानी बहकर नदी में जाता है, जिससे नदी प्रदूषित होती है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के चारों साधन सुविकसित हैं। मैदानी इलाकों के लोग सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। तो इसको भी आप एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। आंसर देखिए, क्वेश्चन देखिए, उन शहरों के नाम बताइए जो गंगा नदी के किनारे पर स्थित हैं। तो यहीं से हम देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से कर लेंगे, गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर उपस्थित हैं। तो ये यहाँ से आप लिख लेंगे, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एवं कोलकाता, ये शहर जो है गंगा नदी के किनारे हैं। नेक्स्ट देखिए, नदी प्रदूषण के कारणों को लिखिए। तो नदी प्रदूषण के कारण क्या है? शहर एवं उद्योगों से निकलने वाला गंदा पानी नदियों को प्रदूषित करता है। नेक्स्ट है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में विकसित परिवहन के 4 साधन कौन से हैं। तो 4 साधन कौन से रहेंगे? स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन और फोर्थ कौन सा रहेगा? रेल परिवहन। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मानचित्र आधारित प्रश्न दिया गया है खंड 6 में। तो विश्व के में दिए गए राजनीतिक रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित को उचित प्रतीकों द्वारा दर्शाइए और उनके नाम लिखिए। तो प्रशांत महासागर और हिंद महासागर आपको बताना है। ठीक है, यहाँ से आंसर कर लेंगे। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये देखिए, ये जो है प्रशांत महासागर है विश्व के मैप पर, और ये कौन सा है? ये जो है हिंद महासागर है, और इधर भी क्या है? ये प्रशांत महासागर है। ठीक है, तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है इसी में, भारत के दिए गए राजनीतिक रूप चित्र मानचित्र पर निम्नलिखित स्थानों में से किन्हीं 3 के उचित प्रतीकों द्वारा दर्शाइए और उनके नाम लिखिए। तो आगरा, गोवा, बनारस या वाराणसी और मैसूर, ये जो है आपको दिए गए हैं। तो देखिए इसमें रहेगा, ठीक है, उत्तर प्रदेश में यहाँ पे ये क्या है? आगरा है। इसी तरह यूपी में ये यहाँ पे बनारस हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे ये क्या है? ये गोवा हो जाएगा। ठीक है, ये गोवा है। और उसके अलावा यहाँ पे कर्नाटक में ये क्या है? मैसूर है। क्लियर है। तो इस तरह से आपको इनको अंकित कर देना है। तो ये था कंप्लीट पेपर। आई होप सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।